चलिए दोस्तों नमस्कार। बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पॉलिटी से संबंधित पुनः कुछ प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसका डिस्कशन आज कराने वाले हैं। ये टॉपिक मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो मौलिक अधिकार का तीसरा वीडियो होगा। इसके बाद मैं मौलिक कर्तव्य पर एक वीडियो देंगे। इसके बाद हम संघ नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित, उसके बाद संघ की कार्यपालिका। इस प्रकार से हम पॉलिटिक्स से संबंधित अधिकांश क्वेश्चन का मैं इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरा वीडियो आपका तक हमेशा आसानी से पहुंचते रहे। और ये चैनल में मुख्य रूप से अभी जो सीरीज चल रहा है वो रेलवे ग्रुप डी के लिए मूल चीज़ें हैं। हम कुछ ही दिनों में इसमें लाइव क्लास भी चालू करने वाले हैं, उसमें भी जुड़ेंगे और आने वाला ग्रुप डी के एग्ज़ाम में सफल होंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला प्रश्न है मौलिक अधिकार से, जो मौलिक अधिकार का हम तीसरे वीडियो की ओर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के समादेश का मतलब रीट का मतलब होता है आदेश जारी करना, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ के विभिन्न प्रकार के समादेश यानी रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? तो आपको पता होगा, अभी बताए कि रीट जारी करने का अधिकार जो है वो दो लोगों के पास है। एक तो आपको सर्वोच्च न्यायालय है और दूसरा उच्च न्यायालय है। तो प्रत्येक राज्यों के उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कि आपको उच्च न्यायालय के राज्यों के उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने का अधिकार है। आपको संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। किस प्रकार के? 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं, जो अगले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी 5 रीट में से एक रीट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। क्या कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? आपको हम पहले ही कह दिए कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों सभी प्रकार के रीट जारी करते हैं। आपको 5 प्रकार के रीट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ पर देखो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, ये क्या है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। एक प्रतिषेध है। इसमें से कहेंगे कि सभी प्रकार के रीट न्यायालयों के द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। हालांकि आपको ग्रुप डी में 5 ऑप्शन नहीं देते हैं। ये जो है कि आपको बीपीएससी यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ऑप्शनों की संख्या 5 होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्योंकि न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करती है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है उत्प्रेषण, तीसरा है परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा और चौथा है, 5वां है प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के रीट जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है?
तो आपको ये एक रीट है जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये कौन जारी करता है, किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो यहाँ पर कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो इसके निषेध किया गया है, इसके संरक्षण के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन देखिए कि निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या अभी गिरफ्तार करने की जानी है तो ये दोनों जो है ये रीट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका रीट जारी किया जाता है? वो 5 प्रकार के रीट में एक रीट कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है वो किस स्थिति में जारी किया जाता है? तो कहेंगे अगर कोई व्यक्ति को दोषपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है। कौन गिरफ्तार करेगा? पुलिस। तो जो व्यक्ति पुलिस गलत तरीके से अगर गिरफ्तार करता है तो उसके विरुद्ध जो जारी किया जाता है रीट, उसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर देखिए 3 नंबर ऑप्शन है, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। अगर आपको दोषपूर्ण किसी को नज़रबंद किया गया है तो वो उस स्थिति में जो है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो अभी बताए कि अगर कोई व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया हो तो उसमें कौन सा रीट जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर जो रीट जारी किया जाता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी को हैबियस कार्पस कहा जाता है। आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में हैबियस कार्पस कहा जाता है। परमादेश को मेंडेनमस कहा जाता है। यानी आपको यहाँ पर अंग्रेजी अनुवाद भी आपको दिया गया है। तो कहेंगे किसी व्यक्ति के अगर अवैध रूप से किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस गिरफ्तारी के दौरान जो है जो रीट जारी किया जाता है उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? कि देखिए एक याचिका है परमादेश। परमादेश का मतलब ही होता है कि हम आदेश देते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय क्या करता है? अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है। तो क्या परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं, यानी आदेश देना। हालांकि रीट का मतलब ही होता है आदेश देना, हालांकि परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं कि यानी उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये रीट जारी करता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। अगला 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अन्य समादेश कहें या रीट कहें इस या आदेश कहें, ये सभी एक ही होता है। तो निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? एक बात समझो कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यक्ति उस पद के अधिकारी नहीं होते हैं फिर भी वो पद किसी तरीके से ग्रहण कर लेते हैं। तो वैसे स्थिति में वैसे चीज़ों को रोकने के लिए एक रीट जारी किया जाता है जिसको हम कहते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यानी अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से कोई पद ग्रहण करता है जो उसके पात्र नहीं है तो उसके विरुद्ध रीट जारी किया जाता है। उस रीट को कहते हैं अधिकार परीक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगर मेरा सीरीज अच्छी लग रही हो
समझ में आता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि हम किस दिशा में हम लोगों के तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपके समक्ष ये वीडियो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, और ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे ये पता चलता है। और ये पता चलने के बाद हम और अच्छे तरीके से, और इसमें कुछ त्रुटियां होगी तो उसको सुधार कर हम देने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन है, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला रीट को कहते हैं। यह थोड़ा सा पेचीदा चीजें लग रहा है, तो कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, साधारण भाषा में समझो कि यदि कोई संस्था है, या कहेंगे कि उच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है। जिला न्यायालय को आपको पता होगा कि न्यायालय जो है भारत में, ये 3 न्यायालय होते हैं मूल रूप से। सबसे निचले स्तर को न्यायालय को कहते हैं जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। उसके ऊपरी स्तर को न्यायालय जो राज्य स्तर पर होते हैं, उसको कहते हैं उच्च न्यायालय। और जब सबसे ऊपर में होता है उसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3 न्यायालय होते हैं जिसमें जिला न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अगर कोई निचली न्यायालय, अगर कोई अपने कर्तव्यों से, अपने अधिकार से ज़्यादा काम करता है, या वो काम नहीं रहता, नहीं वो निलंबित रहता है, वहाँ कोई केस या कोई काम, सुप्रीम न्यायालय उसको आ, जल्द निपटारा करने या उसको हस्तांतरित करने के लिए कह सकता है, नहीं आदेश दे सकता है। तो इसमें जो रीट जारी किया जाता है उसको क्या कहते हैं, परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं, परमादेश कहते हैं। चलिए अगले, करा वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है। यहाँ पर देखना है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि कर्तव्यों को पालन कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जो है वो परमादेश यानी आदेश देती है। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं कि, इसमें भी आपको कौन सा रीट जारी होगा, तो हम कहेंगे परमादेश रीट जारी होगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसे कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और उसके उन्हें पूरा करना चाहिए। यहाँ पर आपको देखो बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन आपको आंसर आपको शॉर्टकट में ही मिल जाएगा। यहाँ पर देखना है क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए उसकी कर्तव्य सीमा में आता है। यहाँ क्या है, उसकी कर्तव्य सीमा में आता है जिसे उन्हें पूरा करना चाहिए। क्या होता है कि न्यायालय के द्वारा एक रीट जारी किया जाता है जिसको हम बोलते हैं उत्प्रेषण। यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा उत्प्रेषण। क्या होगा, उत्प्रेषण। ये जो रीट होगा क्या होगा, उत्प्रेषण। तो इसमें क्या जारी किया जाता है, उत्प्रेषण जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है, उत्प्रेषण जारी किया जाता है। जो रीट का नाम है वो है उत्प्रेषण। कहने का मतलब, अगर कोई निचले न्यायालय अपने उसका जो अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र से अधिक काम करता है, तो उसको रोकने के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय क्या करती है, एक रीट जारी करती है जिसको हम बोलते हैं उत्प्रेषण। कहने का मतलब है, एक अगर हम कह दे कि तलाक, तलाक, शादी विवाह से जो भी मामला होता है उसका निपटारा जो है वो उच्च न्यायालय करता है। ये जिला न्यायालय
में इसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर ऐसा निपटारा कोई जिला न्यायालय करना शुरू करे तो ऐसा नहीं कर सकता, इसके विरुद्ध रिट जारी होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेषण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। एक ऐसा याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी किया जाता है। आपको पता है कि सभी याचिका जो है न्यायपालिका के द्वारा ही जारी किया जाता है। और जिसने कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उससे प्राप्त शक्तियों में अंतर्गत करना चाहिए, तथा रिट याचिका को कहा जाता है। अभी जो पहले क्वेश्चन था उत्प्रेषण, क्या था, उत्प्रेषण, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा आपको बी, ये उल्टा हो गया है थोड़ा, इसका होगा ये वाला, अन्य इसका आंसर होगा उत्प्रेषण। क्या होगा, उत्प्रेषण। यानी आपको न्यायालय जो है कि उसके अधीन जो उसके काम का जो काम है उससे अधिक काम कर लेता है, न उसका जो अधिकार है उससे अधिक का अधिकार का प्रयोग वो नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि उत्प्रेषण किस आधार पर जारी किया जाता है, अधिकारता का अभाव या अधिकारता से बाहर किए गए कार्यों पर। ही तो होगा ही कि अगर आप कोई काम अधिकार से बाहर करता है तो उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है। दूसरा में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, यानी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके उत्क्रमण अगर कोई करता है, नहीं उसके अधिकार से अधिक कार्य करता है, इसको भी रोका जा सकता है। ये भी सही है। अभिलेख में प्रत्यक्षत प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, यानी वो कोई त्रुटि हो गया है तो उसके यहाँ पर आपको आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ये सभी रीट जो है अगर उत्प्रेषण जो है इन सभी समस्याओं के लिए जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसा कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। यहाँ पर आपको कहेंगे ये वही बात हुआ कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य नहीं कर सकता है, उसमें कौन सा रीट जारी किया जाता है, तो यही होगा। और कौन होगा, उत्प्रेषण। क्या होगा, उत्प्रेषण। फिर से थोड़ा उल्टा इसका ऑप्शन मिल गया है, नीचे रहना चाहिए, टाइपिंग प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश, परमादेश का मतलब परम आदेश, कौन जारी करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा परम आदेश जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन है, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी वस्तु को उपस्थित होने के लिए इसमें नहीं कहा जाता है परमादेश में। किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, ये भी नहीं होगा। अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मांगा जा सकता है। किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। यानी ये सही है कि आपको कोई सार्वजनिक दायित्व है, कर्तव्यों को पालन कराने के लिए आपको परमादेश रीट जारी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तो मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन आपको संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है संपत्ति का अधिकार, ये आपको संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 लाकर, क्या कहेंगे, 44वां संविधान संशोधन 1978 लाकर इसे मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपत्ति का।
अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? हम पहले ही कह चुके हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 लाकर संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के का में रखा गया। कहाँ रखा गया? 300 के का में रखा गया। क्वेश्चन आएगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ रखा गया? तो संविधान के अनुच्छेद 300 के का में रखा गया। अगला, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं, वैधानिक अधिकार है। ये हो सकता है, लेकिन इसमें मूल रूप से क्या होगा, ये कैसे अधिकार है? कानूनी अधिकार है, जो 44वां संविधान संशोधन लाकर इसे जोड़ा गया था, अलग किया गया था मौलिक अधिकार से। अगला, 44वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया? अभी बता चुके हैं, संपत्ति का अधिकार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, वही सब क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन, जो 1978 लाकर इसे संशोधन किया गया था और उसको हटाया गया था। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अरे वही संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं, वो क्या है? कानूनी अधिकार है। अगला है भारतीय संविधान के कानून भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ये विधि का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, यही होगा और क्या। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर, कहाँ भी पहले कह चुके हैं कि संपत्ति को हटा को कहाँ किया गया? 300 के का में से रख दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? अरे वही संपत्ति का अधिकार, एक ही प्रकार का ढेर सारा क्वेश्चन आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है। अगला है, किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो आपको पहली बार जो मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया वो कहेंगे कि केशवानंद भारती के बाद किया गया। कब किया गया? केशवानंद भारती केस जो है 1973 ईस्वी में हुआ था। 1973 ईस्वी में हुआ था, 72 में और 1973 ईस्वी में जो है कि आपको पहली बार संशोधन किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगर निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है? ध्यान देना है कि विधि के समक्ष समता, ये अधिकार कारण निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है? विधि के समक्ष समता, भारत के कोई भी व्यक्ति है या विदेशी व्यक्ति है, सभी विधि के समक्ष समता होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को होनी चाहिए। प्राण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब यहीं पर आपको आंसर हो जाएगा ये, अभिव्यक्ति आज़ादी। बोलने का अधिकार, भारत में स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार किसे है? तो सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों को है। ये विदेशी नागरिक को भारत में प्रोटेस्ट करना या भारत में किसी भी प्रकार का आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, जिसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 19 में किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने मौलिक अधिकार का 3 वीडियो बनाए। अब हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, जो अगला चैप्टर होगा मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक आज हम ये आप देखने के बाद अगले जो मेरा वीडियो होगा वो मौलिक कर्तव्य पर होगा। जिस प्रकार से आप इस सभी वीडियो को देखते आ रहे हैं, उसी प्रकार से आगे हमारा सीरीज को देखते रहें। और कोई व्यक्ति अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम छोटे चैनल वाले हैं, धीरे धीरे हम शुरुआत करते हुए आप लोग के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लाने का प्रयास करेंगे। और हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।